की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर। मामूली तरह से सजा हुआ है कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। हाँ उधर, बस बस बिठा दो साहब। और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बच रही थी तब तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दो साहब। और ये पसीना किस लिए बहा है? हंसता क्यों है? हमने भी जवानी में कसरतें की हैं। कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर यूं। हाँ बस। और सुन, बहुजी से जरा दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने की। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं। एक झाड़ू से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग छोटा कर, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है खाली हाथ। बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं। मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी है। धोती? हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर ना जाने किस लिए। लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? यही तो कह रहा था रतन। क्यों बे रतन? तेरी कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से बना? उल्लू कहीं का। अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बॉक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। और दरी दरी कहीं तो रखी है कोने में, वो पड़ी तो है। और बीबी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार ली। जल्दी जा। लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है। मुंह फुलाए और तुम उसकी माँ। किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। तो मैं ही क्या करूं? सारे चद्दर रखे तो हार गए। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो आए ना आए ये पढ़ाई लिखाई के झंझट आते हैं। अपना जमाना अच्छा था। आइए पढ़ ली, हिंदी सीख ली और बहुत हुआ स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी बातें कि तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। ग्रामोफोन बाजा होता है ना? क्यों? दो तरह का होता है। एक तो इन आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे रोक लो। और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम है। तुम हटो, तुम्हें टोटली नहीं सोचती रहती। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उम्मा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रह गई है उन लोगों के आने में। तो हुआ क्या? तुम्हें तो कहा था जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल की तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भले कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस बेलड़की से। न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो वाटर पाउडर का कारोबार चलता है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते लड़की अपने हाथ में रहती और कितनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो चुप। तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बताया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक न जाने क्या हल करोगे। अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो। न सही पाउडर, वैसे कौन हुई है? पान लेकर भेज देना उसे। नाश्ता तो तैयार है ना? आ गया रतन। तो तैयार है। मिठाई तो है लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज बना दी। फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी। मगर हाँ, मक्खन तो आया ही नहीं। क्या कहा? मक्खन नहीं है? तुम्हें भी किस वक्त याद आई?
जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरों के मारे। यहाँ का काम कौन चाहता है? कमरा तो सब ठीक ठाक ही है, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो है। हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दरकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और लड़का? बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा है। कहता है कि क्या करूं, मजबूरी है। मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को इतनी कोरी कोरी सुनाता कि ये क्या हुआ? कोई आते हैं। अरे प्रेमा, वे आ भी गए। अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। ओह, ये बाजा पर नीचे कौन रख गया? कम कर। कम्बक। तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ, जल्दी। आइए। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, आंखों से लोग चतुराई टपकती है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और विचरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ की होने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी हुई, झुकी कमर इनकी खासियत है। इधर तशरीफ लाइए। मकान बनने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना है तो था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी? अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़की की शादी तो करनी है, बल्कि यो कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों पर घसीटने लगे। हम तो आपके सेवक ही हैं। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? जी, कॉलेज से छुट्टियां नहीं है, क्रिकेट में चल रहा है। आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। जी यही कोई साल 2 साल। साल 2 साल? हाँ जी, 1 आध साल के बाद में। बात ये है कि साहब ये शंकर एक सब बीमार हो गया था। क्या बताए, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर 2 जनों को चोरियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाने बैठ जाते तब तो वैसी की वैसी ही भूख। कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। जनाब, ये हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बातें आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी, अकेले। और अब तो बहुत तरह खेल वगैरह भी तो होते स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजा की कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। जी हाँ, उस जमाने की तो बात ही दूसरी थी। और पढ़ाई का ये हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वो अंग्रेजी लिखता था पराठे के, कि आजकल की एमए भी मुकाबला नहीं कर सकती। जी हाँ, ये तो है। माफ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस जमाने का जब याद आती है ना, अपने को जब करना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, वो तो रंगीन जमाना। अच्छा, तो साहब बिजनेस की बात की जाए। बिजनेस? ओ अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। ये सब अब क्या तकलीफ करते हैं? तकलीफ किस बात?
तो मेरी बड़ी तकलीफ है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल। माफ कीजिएगा, जरा अभी जाइए। आदमी तो बोला है मक्का मतलब से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती। पता चले लड़की कैसी है। जी क्यों, क्या हुआ? झुक कर क्यों बैठते हो? मैं क्या करने आया हूँ? कहाँ सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि संस्कृत की बैकबोन। आखिर आप माने नहीं। आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? नहीं सर, मुझे आधा दूध और आधा चाय दीजिए और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है और फिर चीनी में नाम के लिए डाली जाए तो जायचा क्या रहेगा? गलते तो आप सही है। सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी देने वालों पर टैक्स लगाएगी। सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार के पास एक ही टैक्स लगाना चाहिए। वह क्या? खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चूम भी ना करेंगे। बस शर्त ये है कि हर एक औरत पर ये छोड़ दिया जाए कि वो अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की आमदनी कैसे बढ़ती है। वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल ये खूबसूरती का सवाल भी बेहद हो गया है। अब हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी ना था। कभी नहीं साहब, कभी नहीं। लीजिए। अब क्या ख्याल है शंकर बाबू इस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए? ये बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले ही कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। कैसा भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगे चाहे वैसे ही। बात ये है कि आप मान भी जाए मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है ना? जी हाँ, अभी देखिएगा। देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी तब तो ये रस्म ही समझिए। यह तो आपका मेरे ऊपर भारी असर है। और जायजा तो मिल ही गया होगा। जी हाँ, जायजा का मिलना क्या मुश्किल बात। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। ये ठीक कहा था आपने, बिल्कुल ठीक। लेकिन हाँ, ये जो मैंने कानून में मुहर पड़ी है ये तो गलत है ना? क्या? ये पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, शाबाश है साहब। हमें ज्यादा पढ़ी लिखी और लड़की तो नहीं चाहिए। मेरे हिसाब तो रखने में कौन भूल देगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होना चाहिए। क्यों शंकर? जी हाँ, कोई नौकरी तो करा नहीं। नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता। और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है तब उनके बहुए भी ग्रेजुएट हैं। मतलब पूछे कि असल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई लड़कियों की पढ़ाई एक चीज बात है? अरे मर्दों का काम ही तो है पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पे बहस करने लगे तब तो हो चुकी ग्रेजुएट। जनाब, मोर के पंख होते मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते शेरनी के नहीं। जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरत की नहीं। हाँ, वो भी सही है। कहने का मतलब ये है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। चाय और लीजिए। बोल रहे हो? धन्यवाद, पी चुका। आप? साहब, अब तो खत्म ही कीजिए। आपने तो कुछ खाया ही नहीं। चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वो। नाश्ता क्या बोल? करना तो साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं और फिर रोज मैं खाता भी नहीं। अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगाऊं? जी नहीं। यही आपकी लड़की है। चश्मा? जी वो पिछले महीने वैसी है। जी
जी हाँ, वो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा पहनना पड़ रहा है। पढ़ाई की वजह से तो कुछ नहीं है ना? नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। बैठो बेटी, खाइए तो। बैठी तो है। वाह बेटी, उस तख्त पर अपने बाजे वाले के पास। चार में तो कुछ खराबी है। चार में तो कुछ खराबी है नहीं। चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखी है? जी हाँ, सितार भी और बाजे। सुना तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई गाना शुरू कर देते हैं। उसके स्वर में तालीमता और आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ मिल जाते हैं। क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो। नहीं साहब, काफी लड़की आपकी अच्छी गाती है। अबे ठहरो बेटी। थोड़ा और बैठी रहो माँ। तो तुमने पेंटिंग भी? हाँ, वह तो आपको बताना ही भूल गया। ये जो टंगी हुई है, ये जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है और वह उस दीवार पर है। ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? सिलाई तो सारे घर की इसी की जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमी थी। ठीक है, लेकिन हाँ बेटे, तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं ना? जवाब दो माँ। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदारी को दिखा देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना उमा आप मुझे बोलने दीजिए बाबूजी। ये तो महाशय मेरे खरीदारी में अंदर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उनको चोट नहीं लगती, क्या बेबस प्रक्रिया है जिन्हें कसाई अच्छी तरह देख भलाकर। बाबू रामस्वरूप, आप मेरी इज्जत तो यहाँ पे उड़ाने के लिए बुलाए थे? जी हाँ, और हमारी बेटी नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल में इर्द गिर्द घूम रहे थे और वहाँ कैसे भगाए गए थे। क्या बोलना तेरे बारे में? बाबू चलिए। लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किए हैं और पास नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह तांग झांक करयास दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत का ऐसा गलत दिया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा कि सिर्फ मैट्रिक में पढ़ी। चुप मैं चलता हूँ। बीए पास गजब हो जाता। झूठ ना भी कुछ निकाल। जाइए जरूर जाइए, लेकिन लाडले बेटे ने रीढ़ की हड्डी है या नहीं? मैं समझ कहाँ जाएगी? बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाते हैं। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। अरे सुनते हो, और उमा रो रही है। बाबूजी मक्खन।